जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 6 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं, लेक्चर नंबर 14। और आज के लेक्चर में आपको 2 होम असाइनमेंट्स के क्वेश्चन दिए गए थे, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। कितने स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट किया, जरा हाथ उठाइए। शाबाश, असाइनमेंट कितनी किया आपने? ऐसे ना करें। जी चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले है हमारा वॉल्यूम 2 के लिहाज से क्वेश्चन नंबर 1 है, लेकिन ये जो आई कैप की अटैम्प्ट थी गालबन अटैम्प्ट 23 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 प्लास्टो प्लास्टिक लिमिटेड, ये क्वेश्चन था ना पहले, इसको डिस्कस करते हैं। इसमें एक कंसेप्ट आपके लिए नया था, अनइक्वल ग्रोथ। इससे पहले हम जो मेथड सीखते हैं वैल्यूएशन का, वैल्यूएशन ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स का, तो 2 ऑप्शंस होती थी। नंबर 1 या तो होता था विद ग्रोथ या होता था विदाउट ग्रोथ। इस क्वेश्चन में उसने दोनों को मर्ज किया है, हाइब्रिड समझ लीजिए अप्रोच उसने अडॉप्ट की है कि कुछ साल में विदाउट ग्रोथ है और फिर उसके बाद विद ग्रोथ है। तो जब क्वेश्चन के अंदर अनइक्वल ग्रोथ हो, यानी कुछ विदाउट ग्रोथ एलिमेंट हो और कुछ विद ग्रोथ हो, तो ऐसी सिचुएशन में हमने इसको कैसे अकाउंट फॉर करना है, कैसे कंसीडर करना है, ये इस क्वेश्चन में एक नई चीज थी। एक ये अनइक्वल ग्रोथ का ट्रीटमेंट। दूसरा इस क्वेश्चन में जो नई चीज थी वो ये कि इस क्वेश्चन में बेसिकली वो हमसे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट नहीं करवा रहा। ये वेटेड एवरेज, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन नहीं है, ये वैल्यूएशन ऑफ शेयर का क्वेश्चन है, जिसमें हमने शेयर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्योंकि देखिए आपको क्या वो पूरे क्वेश्चन के अंदर एक ही कंपोनेंट ऑफ कैपिटल की बात करता है या एक से ज्यादा कंपोनेंट की बात करता है? एक ही कंपोनेंट है, जो कौन सा है? ऑर्डिनरी शेयर। तो जब एक से ज्यादा कंपोनेंट्स ही नहीं है तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कैलकुलेट नहीं। इसलिए आप देखें यहाँ पे आज हमने वो फॉर्मेट ड्रॉ नहीं किया, जो फॉर्मेट था ना जिसमें ओरिजिनल और फिर न्यू वाला होता था, क्योंकि इसमें कंपोनेंट ही एक है, उसी की वैल्यूएशन कैलकुलेट करनी है। ठीक है, हमें बता क्या रहा है? वो इंफॉर्मेशन दे रहा है कि एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन ये है जिस, और फिर इसके बाद एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की हम सोच रहे हैं। इस न्यू प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने से इक्विटी बीटा चेंज हो जाएगा। बताइए हमें नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं? अब इसमें अप्रोच क्या होगी सुन लीजिए। हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है शेयर्स की, क्या है? हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है शेयर्स की, क्या है? अगर तो प्रोजेक्ट के बाद की शेयर्स की मार्केट वैल्यू ज्यादा है पहले वाले से, तो फिर प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना चाहिए। और अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के बाद शेयर्स की मार्केट वैल्यू बढ़ने की बजाय कम हो जाती है, तो फिर हमें ये प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करना चाहिए, नुकसान का बायस बनेगा, इससे हमारी शेयर की प्राइस कम हो जाती है। क्लियर? पहली चीज सुन लीजिए, कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इसमें मल्टीपल कंपोनेंट नहीं सिर्फ सिंगल कंपोनेंट है। दूसरी चीज, इसमें वो आपसे पूछ रहा है कि बताइए डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल से कि हमें न्यू इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो न्यू इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करती है? हमारे मार्केट वैल्यू। अगर तो न्यू इन्वेस्टमेंट से पहले जो शेयर्स की मार्केट वैल्यू है उसको लेंगे, इन्वेस्टमेंट के बाद शेयर्स की मार्केट वैल्यू लेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट के बाद शेयर्स की मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर वैल्यू कम हो जाती है, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। एग्री करते हैं इससे? चलिए, तो फिर आइए वन बाय वन हम क्वेश्चन को स्टडी करते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन को। आपको पता है पहले हमेशा हम क्या करते हैं, फौरन क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, अटेम्प्ट करना फौरन शुरू नहीं करते, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट में कह रहा है यूजिंग द डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल को अंडरलाइन कर लें। इससे हमें पता चल गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर का क्वेश्चन है। लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में 2 टॉपिक्स हैं, एक कॉस्ट कैलकुलेट करना, मार्केट वैल्यू करना। यहां पे क्या कह रहा है,
डिटरमिन वेदर पीपीएल शुड अंडरटेक द न्यू इन्वेस्टमेंट। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट नहीं करवा रहा, कह रहा मुझे बताओ न्यू इन्वेस्टमेंट करे क्या ना करे। ये डिपेंड करता है न्यू इन्वेस्टमेंट्स की वजह से शेयर प्राइस पे फर्क क्या पड़ेगा। शेयर प्राइस बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट करो, शेयर प्राइस कम होगी इन्वेस्टमेंट ना करो। स्टार्ट करते हैं। प्लास्टो प्लास्टिक लिमिटेड इज एन ऑल इक्विटी फाइनेंस कंपनी। ऑल इक्विटी फाइनेंस कंपनी का मतलब क्या है? डेट कोई नहीं है, इक्विटी ही है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पीपीएल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट जून 30, 2023। ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जून 23 पे। क्या? पीपीएल हैज ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ ₹150 million विद ए फेस वैल्यू ऑफ ₹10 पर शेयर। भाई हमारे लिए शेयर कैपिटल की अमाउंट अहम होती है कि नंबर ऑफ शेयर्स? तो सबसे पहला काम तो ये कीजिए, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करें। कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 15 मिलियन। अब अगर हमने शेयर्स की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो क्या करना होगा? नंबर ऑफ शेयर्स को एक शेयर की मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकंड, अब ये 15 मिलियन शेयर्स आ गए ना, इसको ध्यान में रखिएगा। सेकंड, ऑन 30 जून 2023 पीपीएल पेड एन एनुअल डिविडेंड ऑफ ₹25 पर शेयर। यानी 30 जून पे हम खड़े हैं, 30 जून पे डिविडेंड पे कर दिया है, यानी सेम डे रिसेंटली पे किया है कि टू बी पेड है? रिसेंटली पेड है तो क्या होगा? ये डी नॉट। और टू बी पेड होता है फिर भी डी नॉट ही होता, तो इसके साथ लिख दीजिए डी नॉट 25 पर शेयर। इंफॉर्मेशन का एनालिसिस साथ साथ करते जाए। ये हो गया जी, आगे चलते हैं। पीपीएल एक्सपेक्ट्स द नेक्स्ट 3 डिविडेंड पेमेंट्स टू बी ₹25 पर शेयर। देयर आफ्टर a 3% per annum growth rate is expected in perpetuity। ये पूरे क्वेश्चन में ये है एडजस्टमेंट सबसे अहम। इसमें खास बात क्या है जो हमने इससे पहले नहीं पढ़ी कभी? इससे पहले हम पढ़ते रहे हैं या तो जो विदाउट ग्रोथ है या विद ग्रोथ है। ये विदाउट प्लस विद दोनों ग्रोथ हैं, जिसको हम अनइक्वल ग्रोथ भी कह सकते हैं, डिफरेंट ग्रोथ भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ चूंकि इस शेयर में विदाउट ग्रोथ एलिमेंट भी है, विद ग्रोथ एलिमेंट भी है, इसकी कैलकुलेशन एक स्टेप नहीं 2 स्टेप्स में होगी। इसकी वैल्यूएशन एक स्टेप्स में नहीं 2 स्टेप्स में क्यों होगी इसकी वैल्यूएशन? क्योंकि इसमें विदाउट ग्रोथ भी है। इसके साथ छोटी सी जगह बना के ना तो एक डायग्राम बना ले, आइंदा जब कभी इस तरह का क्वेश्चन आए डायग्राम आपके सामने आ जानी चाहिए में। ये टाइम पीरियड है, ये डिविडेंड या शेयर प्राइस। ये ड्रॉ कीजिए। ये जो आपका कर्व है ना, ये इस सिक्योरिटी के दोनों फेजेस को शो कर रहा है, यहां से लेके यहां तक विदाउट ग्रोथ और यहां से यहां तक विद ग्रोथ। अब विदाउट ग्रोथ का हिस्सा कितने साल का है? पीपीएल एक्सपेक्ट्स द नेक्स्ट 3 एनुअल डिविडेंड पेमेंट टू बी ₹25 पर शेयर, और फिर उसके बाद 3% एनुअल ग्रोथ रेट। इसका मतलब ये हुआ, ये तो ईयर नॉट होता है, 0 होता है ना, ये ईयर 1 है, इस पे कितना डिविडेंड है? 25। ये ईयर 2 है 25, ये ईयर 3 है, ईयर 3 के बाद ग्रोथ शुरू हुई है ना, ईयर 3 पे डिविडेंड कितना है? 25। फिर इसके बाद क्या हुआ? ग्रोथ, ये 3% ग्रोथ, G = 3%। बताइए ये समझ आई कि नहीं?
अब हमने शेयर प्राइसेस की कैलकुलेट करनी है तो क्या करना होगा, 2 स्टेप्स में कैलकुलेशन होगी। स्टेप नंबर 1 ग्रोथ वाली कैलकुलेशन करेंगे, स्टेप नंबर 2 विदाउट ग्रोथ की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फिर से सुन लें, अगर आप इस शेयर की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, 2 स्टेप्स में कैलकुलेशन। 2 स्टेप्स में क्यों, क्योंकि स्ट्रीम 2 तरह की है, एक विदाउट ग्रोथ है, विद ग्रोथ। पहले विद ग्रोथ को प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, इस पॉइंट की वैल्यू आएगी, क्योंकि ग्रोथ वाला सही है। ग्रोथ कहां से स्टार्ट हो रहा है, ईयर 3 से, ये ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 3 से स्टार्ट हो रहा है। ग्रोथ पीरियड कहां से स्टार्ट हो रहा है, ईयर 3 के बाद। तो इसका मतलब है जो यहां से हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, प्राइस कैलकुलेट करेंगे, वो ईयर 0 की प्राइस आएगी या ईयर 3 की प्राइस आएगी। फिर से अगर हम सिर्फ विद ग्रोथ वाले हिस्से की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसकी हम मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसकी प्राइस कैलकुलेट करेंगे, वो ईयर बाय डिफॉल्ट वो ईयर 0 पे आएगी या ईयर 3 पे, क्योंकि ईयर 3 से ग्रोथ शुरू हो रही है। फिर वहां पे प्राइस आने के बाद क्या वही फाइनल प्राइस होगी कि उसे ईयर 0 पे लाना पड़ेगा। ये बात समझ आई कि नहीं, कंसेप्ट सारा इसमें यही था और कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे 25-25 है, उसके बाद 3% ग्रोथ है, ये हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। ये आपने डायग्राम बना लीजिए, जहां पे आपका क्वेश्चन है, बुक है, उसके साथ ये डायग्राम बना लीजिए, वरना घर जाके समझ नहीं आएगी। बनाइए, शाबाश, बनाइए, आपने बनाई है, क्वेश्चन के साथ मैं बोल रहा था, आप बनाइए। हाँ जी, शाबाश, आपने बनाइए डायग्राम। अब आगे चलते हैं, ये डायग्राम, ये थर्ड वाला पॉइंट भी समझ आ गया। फोर्थ, इक्विटी बीटा। इक्विटी बीटा क्या होता है, रिस्क फैक्टर शेयर का। इक्विटी बीटा ऑफ पीपीएल शेयर इज 0.8। इससे क्या पता चला, कैपएम के जरिए कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। एंड द एवरेज रिटर्न ऑन स्टॉक मार्केट इज 21%, द रिटर्न ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड इज 12%। अब बताइए इन्फॉर्मेशन किस लिए है, कैपएम के लिए, कॉस्ट कैलकुलेट। अब कॉस्ट कैलकुलेट कीजिए फौरन, आपके पास है 30 सेकेंड, और मैं आपको बता देता हूं आपका आंसर 21% से कम आएगा। आंसर 21 कैलकुलेट कर लिया, अभी कीजिए, यह आएगा 12% प्लस 21 माइनस 12 इंटू 0.8, 0.8 नॉट अब 7.2 प्लस 19.2%, 19.2% ही है, ये हमारी आ गई कॉस्ट। अब इसके साथ लिख लीजिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। अब क्या आप इसके बाद कह रहे हैं पीपीएल इज कंसीडरिंग न्यू इन्वेस्टमेंट। यहां तक उसने हमें एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन दे दी। क्या आप एग्जिस्टिंग स्टेज के ऊपर इस कंपनी की शेयर वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी शेयर वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय प्राइस पर शेयर, और नंबर ऑफ शेयर 50 मिलियन है। प्राइस पर शेयर या वैल्यू पर शेयर कैसे कैलकुलेट होगी, डीवीएम से। अब देखिए, अब लेकिन डीवीएम में तो अब ये 2 स्टेजेस आ गई, तो हमने पहले इस स्टेज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू। तो स्टेप नंबर 1, मेन कंसेप्ट हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, मार्केट वैल्यू बिफोर इन्वेस्टमेंट। ये जरूरी है लिखना, क्योंकि उसने कहा है ऑफ इन्वेस्टमेंट के बाद भी मार्केट वैल्यू होगी, और उन दोनों को कंपेयर करके हमने अंदाजा लगाना है इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए कि नहीं। आपने सिंगल एंट्री किया कभी, सिंगल एंट्री के क्वेश्चन, उसमें वो कहता था साल के शुरू में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाई तो नेट वर्थ आई 1000, साल के एंड में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाई तो नेट वर्थ आई 1500, पूरे साल में प्रॉफिट कितना है,
नहीं था टॉपिक, सिंगल एंट्री में आपको नहीं सिखाया। अच्छा चलें सिंगल एंट्री को छोड़े, मेरे सवाल का जवाब दी। एक बिजनेस के पास साल के शुरू में 1000 रुपया है, साल के एंड में 1500 हो गए, बिजनेस का प्रॉफिट कितना कमाया? 5। बिजनेस प्रॉफिट में आगे नहीं, अगले साल चलना चाहिए कि नहीं? इन्वेस्टमेंट शुड बी अंडरटेकन। अब आखिरी सवाल का जवाब दीजिए। बिजनेस के पास साल में शुरू है 1000, साल के दौरान में 300 रुपया फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया, साल के एंड पे नेट एसेट हो गए 1500 के। अब बताइए 200 क्यों? 1500 माइनस 1500 एंड पे था, 1000 शुरू किया था 1000 से, एंड पहुंचे 1500 से, तो ये तो 500 का प्रॉफिट बनता है। बीच में 300 फ्रेश कैपिटल ऐड किया था, फ्रेश कैपिटल प्रॉफिट नहीं होता, फ्रेश कैपिटल प्रॉफिट नहीं होता, फ्रेश कैपिटल को लेस करना चाहिए। भाई एग्री करते हैं कि नहीं करते? इस एग्जांपल को इधर लिख लें कहीं। ओपनिंग कैपिटल 1000, क्लोजिंग 1500, फ्रेश कैपिटल 300, प्रॉफिट कितना हुआ? क्यों 1000 और 1500 का तो फर्क 500 होता है, 300 फ्रेश कैपिटल वो भी लेस करना होता है, लॉजिकल बात है ना। चले आगे चलते। ये तो ऐसे ही मुझे याद आया, मैंने कहा बचपन के ये आईकॉम में मैंने सीखा था सिंगल एंट्री, ये आईकॉम में पढ़ा था सिंगल एंट्री। आपको बस सॉरी, असल में कंसेप्ट हुई है, नाम चेंज होता है, मैं दूसरा नाम बोलता हूं, अब आप पिक कर जाएंगे। क्या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का टॉपिक पढ़ा हुआ आपने? ये भी नहीं पढ़ा हुआ? ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है ना, मुझे जो अकाउंटिंग में लगता था, ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। एक से दूसरे में एंट्री, दूसरे से तीसरे में एंट्री जाती होती थी। कमाल है, नहीं है? पहले हमारे होता था, पीआरसी में था, निकाल दिया उधर से, अब पीआरसी में भी नहीं, कैश में भी नहीं है, ऑब्सोलीट हो गया। चले ठीक है, नहीं अच्छी बात है। आपको बेसिकली इस लेवल के लिए तैयार भी नहीं करा, आपको तैयार ही कंपनी लेवल के लिए करवाया जा रहा है, वो तो छोटे मोटे बिजनेस। चले बहरहाल, मार्केट वैल्यू बिफोर इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करनी है। क्या करना है? स्टेप 1, पहले क्या? स्टेप 1, ये क्या करना है? विद ग्रोथ को कैलकुलेट करना है। किसको करना है? विद ग्रोथ वाले हिस्से को। इसमें बताइए डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल फार्मूला क्या होता था? K इज इक्वल टू डी नॉट इंटू 1 प्लस जे डिवाइडेड बाय P नॉट प्लस जे। अब हमने क्या करना है? इसको दरमियान में लाइन लगा देते हैं, इधर मैं ना आफ्टर इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करूंगा, दो मैंने कहा। अब इसको रीअरेंज करें, ये आ जाएगा इधर आके, ये उधर माइनस हो गया, ये उधर आ गया, ये इधर आ गया। P नॉट इज इक्वल टू ठीक है जी। अब शेयर की वैल्यू आ गई हमारे पास, फिगर्स पुट करने हैं। डी नॉट कितना जी? अच्छा ये 25 ये वाला ईयर 3 वाला ले रहे हैं कि ईयर 1 वाला? क्योंकि ईयर 3 से ग्रोथ शुरू हुआ ना, तो जो वैल्यू आएगी वो ईयर 3 की आएगी। ये वाला है 25 इंटू 1 प्लस जी, ग्रोथ रेट क्या है? 1.0 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है? ये तो हमने कैलकुलेट करनी है कि कर ली है? कर ली है। आपने एक वर्किंग शो करवानी है, हमने तो डायरेक्ट कर ली। कितना आया था? 19.2%, 0.192 माइनस 0.03, यही है। करें कैलकुलेट कितना? 158.95। देखें यही है क्या वैल्यू? लेकिन याद रखिएगा ये वैल्यू ईयर नॉट पे नहीं है, ये वैल्यू ईयर 3 पे है। यहाँ पे 158.95। ये बात समझ आई कि नहीं आई?
कि ये जो विद ग्रोथ स्टार्ट जहां से हो रहा है, जाहिर है जो फार्मूला आएगा वो स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आएगा। अब क्या करना है शेयर प्राइस, क्या ये ट्रू वैल्यू है शेयर की, डिस्काउंट कर दो। लेकिन अब डिस्काउंट कैसे होगा, डिस्काउंट में 25-25 में डिस्काउंट होगा, ये भी होगा। तो इसका मतलब है जो स्टेप 2 विदाउट ग्रोथ, अब इस हिस्से की कैलकुलेशन करनी है, इस हिस्से की करनी है ना। इसमें क्या होगी प्राइस, इसमें फार्मूला यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये परपेचुटी नहीं है, हर एक को आपने लादा डिस्काउंट करना है। 25 की एन्युटी बनानी है, 25 की एन्युटी बनवा ले, इतने छोटे के भी एन्युटी बनानी है आपने, बस ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे कर लें, ठीक है बिल्कुल ठीक है, एन्युटी कर लें। अब एन्युटी क्या होगा, राइट, इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई। अब डिस्काउंट रेट कितना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिस्काउंट, हाँ जी 19.2, 1.192 पावर -3 डिवाइडेड बाय 192 प्लस 158.95 डिवाइडेड बाय 1.192, सॉरी 1.192 पावर -3। देखिए कैलकुलेशन समझ आई, क्या किया हमने, विदाउट ग्रोथ की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और फिर ये जो था विद ग्रोथ वाला इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट। तो हमारे पास एक शेयर की प्राइस कितनी आई, 147.18 इक्वल टू 147.18, ये एक शेयर की प्राइस है। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, इनटू कितना था, 15 मिलियन। टोटल मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 15 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 147.18, कितने मिलियन हो गया, 442207.7, ये है हमारी टोटल मार्केट वैल्यू बिफोर इन्वेस्टमेंट। पहला चेक पॉइंट आज का ये है, तसल्ली से देख ले एक एक कैलकुलेशन को, खास तौर पे उस ग्राफ की मदद से हमने कैसे दो डिफरेंट कैश फ्लो स्ट्रीम्स थे उनकी कैलकुलेशन की। सबसे अहम चीज़ यही है, इस क्वेश्चन में और कुछ भी चीज़ अहम मुश्किल नहीं थी, सिवाय इसके के 2 स्ट्रीम्स ऑफ कैश फ्लो। इनको अच्छे तरीके से समझ लीजिए, किसी एक स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम है पूछ लें, फिर इसके बाद आगे चलेंगे। ये हमने करंट मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर ली है बिफोर इन्वेस्टमेंट। जी, डिस्काउंटिंग के लिए हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों यूज किया है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पर्पस ही यही होता है, इसको हमने डिस्काउंट फैक्टर के तौर पे यूज करना होता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हमने डिस्काउंट फैक्टर के तौर पे यूज करना होता है। ठीक है, वरना क्या आपके पास उसने कोई और डिस्काउंट फैक्टर दिया हुआ कहीं पे, नहीं दिया। कोई क्वेश्चन और, कोई क्वेश्चन नहीं, नहीं और कोई होता ही ना, और कोई होता। लेकिन फर्ज कीजिए अगर वो क्लियरली कह देता कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये है, तो फिर जो क्लियरली उसने कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहा होता ना, फिर हम उसको यूज करते हैं। लेकिन वो कहेगा नहीं क्योंकि होता ही नहीं है। और कोई क्वेश्चन, क्लास में सब स्टूडेंट्स ने कर लिया है, यहां तक पहुंच गए हैं, अब आगे चलें। अच्छा आगे बताइए, अब आगे हमने क्या करना है भला, गैस कीजिए, अंदाजा लगाए। आफ्टर इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो वो मार्केट वैल्यू यही नहीं होगी। क्यों यही नहीं होगी,
इसका जवाब सवाल में वो आगे आपको दे रहा है कि वो यही नहीं होगी। क्यों यही नहीं होगी, इसका वो जवाब आगे दे। PPL is considering a new investment which would require an initial outlay of rupees 600 million, जिसके लिए 600 मिलियन चाहिए। 600 मिलियन मजीद इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। 600 मिलियन का मतलब 60 मिलियन शेयर। ये कैसे सोचा? फेस वैल्यू से। इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं जो कंपनी शेयर इशू करेगी वो फेस वैल्यू पे करेगी, और किस पे करेगी? वो कंसेप्ट भूल गए। जब स्टॉक एक्सचेंज डिप्रेस्ड हो तो शेयर इशू ना करो। अगर हमेशा शेयर फेस वैल्यू पे ही इशू होते तो स्टॉक एक्सचेंज डिप्रेस्ड है या बूम पे है, क्या फर्क पड़ता? तो पड़ता है ना, क्योंकि शेयर्स इशू होते हैं मार्केट वैल्यू पे। अगर इसकी मार्केट वैल्यू 10 है फिर कितने इशू करने चाहिए? 60 मिलियन के। अगर इसकी मार्केट वैल्यू 20 है शेयर्स की, फिर कितने शेयर इशू करने चाहिए? कितने? 30 मिलियन। डिपेंड करता है मार्केट वैल्यू पे, फेस वैल्यू नहीं। मार्केट वैल्यू क्या है वो आगे देखते हैं, बताता है या नहीं बताता हमें। बहरहाल 600 मिलियन चाहिए। इसका मतलब है फ्रेश कैपिटल हमारा कितना होगा? शेयर इशू करके 600 मिलियन आना चाहिए। एंड इज कंसीडरिंग फाइनेंसिंग इट विद ए 1-for-3 राइट इशू। 1-for-3 राइट इशू। 1-for-3 राइट इशू सुना सुना लगा हुआ है कहीं, कहां सुना था? राइट इशू। 1-for-3 राइट इशू मतलब जिसके पास 3 शेयर हैं उसको 1 शेयर मिलेगा। ये राइट इशू है कि बोनस इशू? इसके बदले में कंपनी को पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? वो याद है राइट इशू और बोनस इशू में फर्क पड़ा था। बोनस इशू के बदले में कंपनी को पैसे नहीं मिलते, राइट इशू के मुकाबले में मिलते हैं। तो बताइए कितने राइट इशू इशू करने पड़ेंगे? 1-for-3 है कि ये 15 है? हाँ 15। 1-for-3 है, जिसके पास 3 है उसके 1, जिसके पास 6 है उसको 2, 9 को 3, 12 को 4, 15 वालों को 5, तो इसका 15 मिलियन वालों को 5 मिलियन। तो न्यू शेयर कितने इशू करने हैं? अब जरा देखें, साइंस पहुंचे हैं। शेयर्स कितने इशू हो रहे हैं? 5 मिलियन। और कैपिटल कितना इकट्ठा हो रहा है? 600 मिलियन। इसका मतलब है हिडन मैसेज क्या है इसमें? शेयर्स फेस वैल्यू से ज्यादा पे प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं। तो ये ज़हन में रखिएगा, कितने शेयर इशू करने हैं? 5 मिलियन। कितने? 6 मिलियन नहीं, 5 मिलियन। 1-for-3 से 5 मिलियन ही आता है ना? पक्का भाई, कंफ्यूज तो नहीं हो? क्या 5 मिलियन कैसे आया? इस वक्त कंपनी के कितने शेयर इशू हैं? 15 मिलियन। 15 मिलियन लिखे। 1-for-3 चैप्टर 10 पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ये ना कहना नहीं पढ़ा। अच्छा ठीक है, 15 मिलियन लिखे, 15 मिलियन। 1-for-3 राइट इशू का मतलब क्या होता है? जिसके पास 3 शेयर हैं उससे 1 शेयर मिलना। तो अगर 3 है इशू किए हुए तो नया शेयर कितना इशू करना है? 1। और अगर 15 मिलियन इशू हुए हैं डिवाइडेड बाय 3, हाँ मल्टीप्लाइड बाय 1, ये कंप्लीट था। शाबाश। कितना? 5 मिलियन। ये अब नए शेयर इशू करने हैं। पहुंच गए जी? अच्छा आगे चलते हैं। कह रहा फॉलोइंग एडिशन, ये 1-for-3 राइट इशू का पर्पस क्या था क्वेश्चन में? नए शेयर कितने इशू करने हैं। फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल रिगार्डिंग द न्यू इन्वेस्टमेंट। द इन्वेस्टमेंट वुड इनेबल पीपीएल टू इंक्रीज द डिविडेंड टू ₹26 पर शेयर 29 जून 2024। 26 पर शेयर 30 जून 2024, 26 पर शेयर 30 जून 2024 के 23। ये D0 है कि D1 है? D1। इसका मतलब है ये D1 है।
1 साल बाद का डिविडेंड है, इसका मतलब D1, एंड ऑल सब्सिक्वेंट डिविडेंड्स वुड इंक्रीज बाय 5% पर एनम इन परपेचुइटी। बाद के हालात क्या होंगे, D1 बन जाएगा 26 और G बन जाएगा 5%. The investment is riskier than average of PPL's existing investment, and therefore the beta would increase to 1.05. Beta would increase to 1.05. ये लो, बीटा इंक्रीज हुआ, बीटा चेंज हुआ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज होगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज हुई, मार्केट वैल्यू चेंज होगी। बीटा देख रहे, एक लफ्ज ने हमें पूरा क्वेश्चन घुमा दिया। बीटा चेंज हुआ तो कॉस्ट चेंज होगी, कॉस्ट चेंज हुई तो मार्केट वैल्यू चेंज होगी। अब क्या करना है हमने, कॉस्ट कैलकुलेट करें जी, कॉस्ट कैलकुलेट, कॉस्ट कैलकुलेट, ये छोटी छोटी कैलकुलेशन तो कर लेंगे ना। और मैं आपको बताता हूं कि आपका जो नया कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा ना, वो होगा 21% से ज्यादा। अब कितना होगा उसको देख लेते हैं। मार्केट का रेट है 21, गवर्नमेंट का है 12, प्रीमियम आ गया 9%, लेकिन अब की बार जो बीटा है वो 0.8 नहीं है, वो है 1.05। 9% 9.45, ठीक है, 9.45 जमा रिटर्न 12, 9.45 21.45, भाई ऐसा ही है 21.45। ये हमारा नया कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया। लगाए फार्मूला, फार्मूला कैलकुलेट करके, पक्का के शो करवा दूं, कल नहीं ऑनलाइन वाले स्टूडेंट के लिए करवा दूं, उनको प्रॉब्लम होती है। हाँ उनके लिए करवा देते हैं, बिल्कुल करवा देते हैं। ये वर्किंग हम इधर करते हैं, ये कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा इनटू मार्केट का रेट माइनस रिस्क फ्री रेट। रिस्क फ्री को के आर एब्रीविएशन जो मर्जी यूज कर, रिस्क फ्री रेट क्या है 0.08, 8% है, 12% है, प्लस बीटा क्या है 1.05, नया वाला दिया है ना। मार्केट का रेट 21% माइनस रिस्क फ्री 0.12, ये माइनस कर दे, मल्टीप्लाई 1.05 प्लस 0.12% कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी चेंज हुई तो क्या होगा, अच्छा यहां पे अब की बार बताइए, अब की बार क्या सिंगल स्ट्रीम है विद ग्रोथ या विदाउट ग्रोथ, कि अब की बार भी डबल इंपैक्ट है, सिंगल स्ट्रीम, एक ही फार्मूला लगेगा। अब की बार हमें दो कैलकुलेशन दो स्टेप्स में करनी पड़ेगी कि एक ही स्टेप में, कौन सा फार्मूला है, विद ग्रोथ विदाउट ग्रोथ, विद ग्रोथ, मार्केट वैल्यू आफ्टर इन्वेस्टमेंट। फार्मूला क्या होगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू D1 लिया, अब की बार मैंने D0 इंटू 1 प्लस G क्यों नहीं लिखा, D1 नहीं होगा, D0 क्या करना है, अब रीअरेंज करना है, P0 इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय D1 कितना है 26, कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिवाइज वाली कितनी है, ग्रोथ रेट रिवाइज वाली कितनी है, बिफोर वाली में बिफोर वाली फिगर्स को यूज किया है, आफ्टर वाली में तो करें कैलकुलेट 158.05। क्लियर, बज़ाहिर लग रहा है कि शेयर प्राइस बड़ी है, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, लेकिन अभी हमने इसको क्वांटिफाई करके देना है। दूसरा चेक पॉइंट हमारा टोटल मार्केट वैल्यू कितनी है, सॉरी एक मिनट है, ये
कितनी है? 20 मिलियन, 50 नहीं, 5 नया भी तो कर दिया। कितना हुआ? 3161 बस। ये है हमारी वैल्यू आफ्टर इन्वेस्टमेंट। बिफोर इन्वेस्टमेंट ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। अब इससे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आप कर लिया आपने? एक मिनट है, क्लोजिंग मार्केट वैल्यू या मार्केट वैल्यू आफ्टर इन्वेस्टमेंट 3161 लेस ओपनिंग, राउंड ऑफ कर लूं 2208, कितना आया? ये है प्रॉफिट इस साल का। ये नहीं है? क्यों नहीं है? फ्रेश कैपिटल। लेकिन कि ये तो 5 मिलियन इशू है, आया 600 है। ये चीज ये किया खुश, माइनस फ्रेश शेयर्स या राइट इशू करने, कुछ भी नाम दे दे, इससे क्या फर्क पड़ता है। 600 अब क्या आया? इसका मतलब है न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से कंपनी को 353 की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम इसमें। लास्ट चेक पॉइंट इस क्वेश्चन का, कैलकुलेशन नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। अगर नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड दिया हो लेकिन वो चेंज ना हो रहा हो तो वो डी नॉट ही कंसीडर होगा? अगर नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड दिया हुआ है वो चेंज नहीं हो रहा तो वो D1 ही होगा। अगर वो ये कहता है कि अगले सारे सालों का भी सेम रहेगा तो फिर आप कह सकते हैं कि ये विदाउट ग्रोथ का क्वेश्चन है। फिर उसको डी नॉट ही कंसीडर करेंगे। इस साल भी अगर वही हुआ है, इस साल भी वही हुआ है और अगले साल भी वही है, तो वही D0 है, वही D1 है। कहता है इस साल भी 25 पे किया, अभी एक साल के बाद भी 25 पे करना है, तो D0 भी 25 है, D1 भी 25 है। जैसे ऊपर लिखा था कि एक्सपेक्ट नेक्स्ट 3 एनुअल डिविडेंड 25। हाँ जी, D0 का देखिए सिंपल, मिक्स ना करें कंसेप्ट, सिंपल रखना है। रिसेंटली पेड और टू बी पेड क्या होगा, और जो एक साल बाद पे होना एक्सपेक्टेड, बस इससे आगे आपने नहीं सोचना। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से जिस टाइम पीरियड की दी है उसके लिहाज से डिसीजन करना। अगर D0 पे भी वही है, D1 पे भी वही है, तो इसका मतलब है वही D0 भी है, वही D1 है। और इसका दूसरा मतलब पता है क्या है? ये विदाउट ग्रोथ का क्वेश्चन है, ये विदाउट ग्रोथ का क्वेश्चन। क्लियर? कैलकुलेशन समझ आ गई? बताइए इस केस में आपने इस क्वेश्चन में नई चीज क्या सीखी? अगर एक ही शेयर्स में विद ग्रोथ विदाउट ग्रोथ दोनों हो तो उसकी प्राइस कैसे कैलकुलेट करनी है। सबसे अहम चीज ये सीखी, क्या आप इस काबिल है कि अगर किसी और क्वेश्चन जैसे जिम्बा वाला क्वेश्चन है उसमें भी इसी तरह विद ग्रोथ और विदाउट ग्रोथ दे दे, आप उसकी प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो सवाल का जवाब दे, इसी से पता चल जाएगा आप इस काबिल है कि नहीं। पहले कैलकुलेशन विद ग्रोथ की करनी है कि विदाउट ग्रोथ? एक ही सिक्योरिटी क्या विद ग्रोथ भी है विदाउट ग्रोथ भी है, पहले कैलकुलेशन किसकी करनी है? हाँ गिवन होगा, आपकी कैलकुलेशन दो हिस्सों में जाएगी ना। पहले विद ग्रोथ की करनी है या विदाउट ग्रोथ की? पहले प्रेजेंट वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है?
विद ग्रोथ वाले की, जो बाद वाला है, विद ग्रोथ वाले। अगर क्वेश्चन में हो ऐसे पहले ग्रोथ फिर बाद में ऐसे हो, तो फिर पहले बाद वाला पहले करना है। हाँ जी, यही बात। अच्छा, मैं पहले आसान क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो ये है, आप मुश्किल सवाल बता रहे थे। ओके ओके ओके, फिर से बताइए, अगर क्वेश्चन के अंदर पहले विदाउट ग्रोथ हो बाद में विद ग्रोथ हो कैश फ्लो, तो प्राइस कैलकुलेट करते हुए क्या करना है? पहले विद ग्रोथ फिर। इसकी रीजन ये है कि पहले अगर पहले विदाउट ग्रोथ हो और बाद में विद ग्रोथ हो, तो पहले हम विद ग्रोथ की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, फिर विदाउट ग्रोथ की करते हैं। ये रीजन है इसकी, ठीक है। जो चीज समझाई नहीं भाई को समझ आ गई है, चलिए अच्छी बात। हाँ यही चाह रहा था मैं, यही चाह रहा था, रटा लग जाए। हाँ पहले हाँ, क्योंकि देखिए उसको वापस बुलाना है ना, उसको वापस बुलाना है। हमने ये आपका डिविडेंड उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है, उसको वापस बुलाना है। तो उसको पहले वो क्या कहते हैं, काउ बॉय क्या फेंकते हैं, वो हंटर क्या होता है, छांटा क्या होता है, छांटा क्या, हाँ। तो वो जब हमने उसको छांटा फेंका, उसकी गर्दन में इधर जाके तो उसको जब वापस इधर लेके आ रहे हैं ना, इधर लेके आ रहे हैं, तो पहले ये रिवर्स होगा ना, ये रिवर्स होगा यहां तक कल, फिर उसके बाद इसको इधर लेके आएंगे। फिर से सुन लीजिए, अगर क्वेश्चन के अंदर वो आपसे पूछे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन के अंदर बताइए इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं, तो आपने फैसला कैसे करना है? मार्केट वैल्यू आफ्टर इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू बिफोर इन्वेस्टमेंट, दोनों का कंपैरिजन कर लेना है। अब मार्केट वैल्यू आफ्टर इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा फिगर्स देगा, बिफोर इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा फिगर्स देगा। आपने सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, अगर कहीं पे मल्टीपल स्ट्रीम्स है ना, यानी विद ग्रोथ और विदाउट ग्रोथ दोनों एक ही सिक्योरिटी में आ गए, विद ग्रोथ भी और दोनों आ गए शेयर्स में, तो फिर आपने 2 स्टेप्स में कैलकुलेशन करनी है। पहले अगर विद ग्रोथ हो रहा है बाद में, तो पहले फिर विद ग्रोथ को प्रेजेंट वैल्यू करना है, फिर उसके बाद विदाउट ग्रोथ की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्लियर? ये चीज याद रहेगी, शाबाश। आज की असाइनमेंट में जिम्बा वाला क्वेश्चन है, देखें। हाँ ये जिम्बा वाला क्वेश्चन है ना आज की असाइनमेंट, ये जरूर करना, ये जरूर करना, इससे आपको मजीद क्लियर पता चलेगा। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलें। ये हमारा यहाँ पे रिलैक्स, 2 मिनट के लिए रिलैक्स करना चाहे कर सकते हैं, रिफ्रेश हो जाए, 0 मीटर हो जाए। ये भाई हमारे टीए किधर है? हाँ वो टीए को बुला लिया उन्हें कि वो फॉर्मेट बना दे जो बनाते होते हैं। स्टार्ट करें जी। सबसे डिटरमिन द कंपनी, अच्छा मैंने उन्हें कहा कि फॉर्मेट आके मुझे बना दो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, जिसमें एक से ज्यादा कंपोनेंट्स यूज होते हैं। मुझे कैसे पता चला इसमें वो फॉर्मेट यूज होना है? कंपनीज रिक्वायरमेंट में है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसका मतलब एवरेज कैलकुलेट करनी है। एवरेज एक से ज्यादा चीजों की होती है, एक चीज की भी कभी एवरेज हुई है भला? पिछले वाले क्वेश्चन में फॉर्मेट क्यों नहीं यूज किया? एक ही सिक्योरिटी थी, ऑर्डिनरी शेयर ही थे, उनकी भी कभी एवरेज होती है भला? एवरेज तो एक से ज्यादा चीजों की होगी ना। यहाँ पे क्या एक से ज्यादा चीजें हैं? हाँ यहाँ पे 3 चीजें हैं। ये सुकून हुआ, शाबाश। 3 नहीं 2 हैं। 1 मिनट ठहर जाए। ये भाई बताएं भैया, इसके अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर रहे हैं हम, ये टेबल के अंदर मेरा ख्याल है 3 चीजें हैं, ये भाई कह रहा है 2 हैं। ये इसको पता ही नहीं है 3 चीजें हैं। एक है शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, एक है रिजर्व्स, और एक है 9% लोन स्टॉक। यानी लोन स्टॉक का मतलब डिबेंचर्स, के जो इन्वेंट्री उधार पे लिया वो, के बैंक लोन, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स 9%। तो ये 3 चीजें हुई ना, 2 हुई। 2 कैसे हुई? रिजर्व नहीं होगा, शाबाश।
जब हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, फॉर्मेट बना दीजिए इसका, लेकिन सिर्फ टॉप वाले एक ही, 3 दफा नहीं बनाना, सिर्फ 1 दफा बनाना। फॉर्मेट आपको बनाना आता है ना? वरना आपके सामने बना दूं, मैं खुद बना दूं आपके सामने। ये भाई जरा फुटा शुटा लगा के ना सीधी लाइन खींच लेते हैं, मेरी लाइन टेढ़ी मेढ़ी होगी। तो डिटरमिन कंपनीज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एजुकेयर पीएलसी इज लिस्टेड ऑन द कराची स्टॉक एक्सचेंज। कंपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 अगस्त 2023 शोड द फॉलोइंग लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। 3, अच्छा इसमें 3 नहीं 2 हैं, एक को तो फिर क्रॉस कर दे, हल्का सा साइड में क्रॉस। किसको क्रॉस करना है? क्योंकि जो शेयर की कॉस्ट होती है वही रिजर्व की होती है। अच्छा अब जरा शेयर्स पे आ जाए, उसमें उसने 3 चीजें हमें बताई हैं। 1.2 मिलियन ऑर्डर नंबर ऑफ शेयर, फेस वैल्यू ऑफ शेयर और टोटल इशूड शेयर कैपिटल। 3 वैल्यूज बताई हैं, 3 बताइए ना, नंबर ऑफ शेयर, फेस वैल्यू और टोटल फेस वैल्यू ऑफ शेयर इशूड। हमारे काम की सिर्फ एक ही है, नंबर ऑफ शेयर, उसको टिक कर दे, बाकियों को क्रॉस कर दे, ताकि पता हो ये इंफॉर्मेशन हमारे किसी काम की नहीं है। कौन सी चीज काम की है? 1.2 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स। फिर इसके बाद है 9% लोन स्टॉक 30। अगर तो ये बैंक लोन होता ना, यूं कॉस्ट कैलकुलेट होती इसकी। कैसे? नेट ऑफ, ये बैंक लोन नहीं है, लोन लिखा तो हुआ है, लोन स्टॉक होगा, डिबेंचर है। इसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी? लोन स्टॉक IRR, अगर ये रिडीमेबल है ना, रिडीमेबल IRR। अच्छा इसके साथ 9% लिखा हुआ है लोन स्टॉक, लोन स्टॉक मतलब डिबेंचर या बॉन्ड, 9% लिखा है, ये क्या है? कूपन रेट। इस पे टैक्स एडजस्टमेंट होनी है। अच्छा ये 225 2025 लिखा है, ये क्या चीज है? तब रिडीमेबल है, ये से रिडीम होना है 2025 पे। आज क्या डेट है? 31 2023। 2000 डेट नहीं बताई, वरना हम एग्जैक्ट मैच कर लेते, लेकिन 2025 का मतलब तकरीबन 2 साल रह गए। इस वक्त 2023 है, 2025 में रिडीम होना है, 2 साल बाद रिडीम होना है। एग्रीड? पक्की बात? इसका मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करनी है ना, हमें शेयर्स की मार्केट वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है, शेयर की कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी है, और फिर लोन की मार्केट वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है, लोन की कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी है। ऐसा है क्या? कॉस्ट दी हुई है, किधर है कॉस्ट? 9%। नहीं, यहां तक क्वेश्चन रखना है, यहां तक, अभी नीचे हमने नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता आगे क्या आने वाला है, यहां तक दीजिए। 9% को कॉस्ट नहीं कह रहे। 9% क्यों नहीं है? ये तो कूपन रेट है, कूपन। ऑन 31 अगस्त 2023 द शेयर्स वर कोटेड एट ₹121 कम डिविडेंड। इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी, क्यों? क्यों? शेयर प्राइस खुद से दे दिया उसने, हालांकि आदत से बाज नहीं आया, दाव पेच इधर भी खेल गया, कम डिविडेंड प्राइस दे। लेकिन हमें पता है कम डिविडेंड में हमें कौन सी चाहिए होती है प्राइस? कम डिविडेंड। और कम से एक्स पे पहुंचने के लिए क्या करते हैं? वो कहता है 121 कम डिविडेंड है विद डिविडेंड ऑफ ₹5.2 पर शेयर ड्यू वेरी शॉर्टली। ड्यू वेरी शॉर्टली ये क्या है? 5.2 के साथ लिख ले D0 आइए, और फिर लिख ले एक्स प्राइस भी लिख ले कैलकुलेट करके। 5.2 के साथ लिखे D0 और शेयर की एक्स प्राइस कैलकुलेट करें। क्या ये 115.8 ये साथ साथ लिखते जा रहे हैं। ये D0 है, ये XP0 है, एक्स प्राइस है। इसका डिविडेंड have increased at the rate of about 5% a year. This rate is expected to continue in the future. ये क्या है?
इसके साथ लिख रहे हैं जी इज इक्वल टू 5%, जी इज इक्वल टू 5%। इंफॉर्मेशन स्कैन करके पहले ही उसको लगाते जाएं, डिसीजन होते जाए साथ साथ, एंड फिर सिर्फ कैलकुलेशन बच्चों वाला काम रह जाए। ये क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद है लोन स्टॉक। लोन स्टॉक इज ड्यू टू बी रिडीम्ड एट पार ऑन 31 अगस्त 2000। बता तो दिया है, आप कह रहे थे डेट नहीं दी हुई। कौन कह रहा था डेट नहीं दी हुई? दी तो ही है डेट, 2 साल के बाद, 2 साल के बाद। इंटरेस्ट इज पेएबल एनुअली ऑन 31 अगस्त। पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ लोन स्टॉक इज 5.5%। अच्छा, ये कह रहे थे आप कि इसकी कॉस्ट दी तो हुई है, बिल्कुल। ये 5.5% के साथ लिख ले, ये क्या है? कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट, इसकी कॉस्ट, इसकी कॉस्ट। कंपनीज कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 30%। अब इसका मतलब है क्वेश्चन का जो ये हिस्सा है ना, ये आपको शेयर्स की कॉस्ट और वैल्यूएशन के लिए दिया है। क्वेश्चन का जो ये हिस्सा है, ये लोन की कॉस्ट और वैल्यूएशन के लिए दिया है। दोनों की कॉस्ट और वेटेड एवरेज कॉस्ट कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमें हर कंपोनेंट की कॉस्ट भी चाहिए होती है, मार्केट वैल्यू भी चाहिए होती है। तो कैलकुलेट करें। 5.5% किस तरह आई है? ये उसने खुद दी है। इसकी रीजन क्या? वो ये कह रहा है इसकी नेट कॉस्ट ये है, यानी इसमें उसने जो इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, सारी कैलकुलेशन करने के बाद बता दिया है। हालांकि असूली तौर पे आपके जहन में सवाल आ सकता है कि ये नेट ऑफ टैक्स 39 ये आनी चाहिए, 7 9 63 6.3%। ये कम क्यों है? क्योंकि हो सकता है ये रिडीम जो किधर है, रिडीमेबल एट पार है, हाँ, ये इशूड जो है वो एट प्रीमियम हुई हो। जब इशूड एट प्रीमियम हुई हो तो फिर वो कॉस्ट कम हो जाती है। ये थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट हो जाएगा। जब भी कोई सिक्योरिटी रिडीमेबल एट प्रीमियम हो ना, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है क्योंकि कंपनी को ज्यादा पैसे देने हैं। लेकिन जब इशूड एट प्रीमियम हो, कॉस्ट कम हो जाती है, कंपनी को ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो चूंकि उसने इशू के बारे में नहीं बताया हुआ, इसीलिए उस वजह से हमने उसकी गिवन फिगर को तो चैलेंज नहीं ना करते हुए, एक तो हमारा वैसे ही जनरल रूल है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता ये 30% टैक्स रेट कैसे आया। पाकिस्तान में तो 28% चलता है, 28 चलता है कंपनीज के ऊपर, 29 है, चलिए 29। हाँ जी, अगर उसकी फिगर ना ली होती तो फिर 9 से टैक्स एडजस्टमेंट कर लेते। फिर वो हमें फर्दर इंफॉर्मेशन ऐसी देता कि जिसमें इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार की बात करता या ना करता। हाँ, बैंक लोन का करता है, लेकिन इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार का भी फिर सेम होता है। हाँ जी, टैक्स एडजस्टमेंट के बाद बोल रहा था ना, ऐसे हम प्रेफरेंस शेयर मैंने कहा था इशूड एट पार, रिडीमेबल पार होगा, टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं करनी, वो एज इट इज कॉस्ट आ जाएगा। लेकिन बॉन्ड के केस में मैंने बोला था नेट ऑफ टैक्स करना है। शाबाश 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 शाबाश। चलिए अब आगे चलते हैं, आप क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। अब क्या करें, पहले कौन सा करें, आपकी फरमाइश? शेयर से शेयर कर लेते हैं। कंपोनेंट क्या है जी? 2 हैं जी, एक है शेयर्स, एक है लोन स्टॉक। शेयर की मार्केट वैल्यू क्या है? 1.2 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 115.8, देखिए कितना है, 138.96। कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट कितनी है? कैलकुलेट करनी है, कैपम से कैलकुलेट कर लें। कैपम से क्यों नहीं कर सकते? वो डाटा बीटा ही नहीं है ना, फ्री रेट है। अब क्या करें फिर, मजबूरी डीवीएम से। विद ग्रोथ के विदाउट ग्रोथ? विद ग्रोथ। डी नॉट दिया है कि डी वन दिया है? डी नॉट दिया है। तो अब देखिएगा कैलकुलेशन होने लगी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू डी नॉट इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय
कैलकुलेट करें कॉस्ट, शाबाश शाबाश कीजिए। ये कर लेंगे। डी नॉट क्या है? 5.2। ग्रोथ रेट क्या है? 5%। प्राइस 115.8 प्लस ग्रोथ रेट इज इक्वल टू 9. ये आ गया जी 9.72%। चेक पॉइंट जी। कैलकुलेट कर ले हमने मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट की, वो सिंपल था। कैलकुलेट कर ले हमने इसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की। क्लियर मेरे भाई? अब क्या करना है? मार्केट वैल्यू ऑफ लोन स्टॉक और कॉस्ट कैलकुलेट कर। कॉस्ट गिवन है, वाह कॉस्ट की कितनी गिवन है? 5.5%। इसको तो मैं हंस के इधर लिखता हूँ 5.5%। अब ये मार्केट वैल्यू कैसे आएगी सोचें। बॉन्ड है उसकी मार्केट वैल्यू कैसे आएगी? IRR, ये सुनना चाह रहा था। IRR किस लिए था? अब हाथ 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 फिर IRR किस लिए होता है? कॉस्ट तो गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। IRR नहीं निकालनी। क्यों नहीं निकालनी IRR? IRR कॉस्ट होती है, कॉस्ट गिवन है। अब तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और ये पिछले क्वेश्चन में किन्होंने पूछा था डिस्काउंट रेट वाला। ये जो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो डिस्काउंट रेट कौन सा यूज करेंगे? जब लोन स्टॉक की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कौन सा? 5.5%। उसकी कॉस्ट है, कॉस्ट डिस्काउंट रेट है, कॉस्ट ही डिस्काउंट रेट है। समझे? तो अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? प्रेजेंट वैल्यू 2 साल है। अब तो ऐसी आदत पड़ गई है इसकी भी एन्युटी कैलकुलेट कर लेंगे। नहीं मैं तो करूंगा ना, मैं करूंगा ना, ना आपने आर्डर डाली, मैं करूंगा। एन्युटी कितनी है? अमाउंट कितनी है एनुअल? 30 मिलियन। इसका 9% और इसका 70%। 1.89 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1/1 प्लस आई कितना है? 55 पावर -2 डिवाइडेड बाय 0.055 प्लस 30। क्या 30 क्यों? रिमेम्बर बार है। 30 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 1.055 पावर -2। कैलकुलेट करें। 30.44। अब क्या करना है जी जी? डिस्काउंटिंग फैक्टर 9% की, क्योंकि 9% कूपन रेट है। कूपन रेट का सिर्फ एक ही काम है, एनुअल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। 9% कूपन रेट है, कूपन रेट का एक ही काम है कैलकुलेट। डिस्काउंट करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। डिस्काउंट किससे करते हैं? कूपन रेट से क्यों नहीं करते? कूपन रेट एनुअल इंटरेस्ट के लिए यूज होता है। इंटरेस्ट ना बोले, एनुअल इंटरेस्ट बोले, फिर आपको पता चलेगा ये एनुअल हर साल वाली फिगर है। कूपन रेट किस लिए यूज होता है? बस उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है, ये किसी काम का नहीं रहता। आगे कौन सा रेट चलता है डिस्काउंटिंग के लिए? कॉस्ट। 30 टोटल अमाउंट है। हम तो इंटरेस्ट की नहीं हमने अगर किसी सिक्योरिटी की हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते थे, इंटरेस्ट की भी, टर्मिनल वैल्यू की भी करते थे।
पहले हम फेस वैल्यू पे लगाते थे वो परसेंटेज और फिर उसके बाद नेट ऑफ टैक्स करते थे सर ये क्वेश्चन में किया है पीछे आप ये कहना चाह रही हैं, एक मिनट ठहरे, आप ये कहना चाह रही हैं कि जो नेट ऑफ टैक्स 30% हमने अप्लाई किया है वो एनुअल इंटरेस्ट के साथ तो किया ही है, जो 30 मिलियन रिडीम होना था इसके साथ भी करना चाहिए था। नहीं नहीं, हाँ ठीक, 1.8 टाइम निकाला है ना 1.8 नहीं निकाला है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पहले हम फेस वैल्यू के ऊपर लगाते थे वो क्या नाम है इंटरेस्ट रेट और फिर हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे इंटरेस्ट पेमेंट्स की और रिडेम्पशन की भी निकालते थे। हाँ पहले एक मिनट यहाँ पे रुके, पहले हम फेस वैल्यू के ऊपर कूपन रेट लगाते थे, इंटरेस्ट आ जाता था अभी भी ऐसे ही किया हमने। सर लेकिन टोटल पे आपने लगाया ना 30 के ऊपर लगाया हाँ टोटल 30 पे लगाया, हाँ अच्छा 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 ठीक 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 ठीक। क्वेश्चन इनका ये है, वो इन्होंने कहा ये है कि सर पहले तो एक डिबेंचर की फेस वैल्यू हुआ करती थी 100 रुपीज़, हम उसके ऊपर कूपन रेट लगा के कैलकुलेशन करते थे, एक की वैल्यू निकलती थी, उसे फिर टोटल से मल्टीप्लाई कर देते थे। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे चूंकि एक की उसने फेस वैल्यू नहीं दी हुई, हमने टोटल की ही वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ये वन देखें, फर्क कोई नहीं पड़ता, देखें आपके पास 100 शेयर्स है ना, आप एक शेयर्स की कॉस्ट कैलकुलेट करके एंड पे 100 से मल्टीप्लाई कर दें, एक शेयर की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करके एंड पे 100 से मल्टीप्लाई कर दें, वो भी वही है। और आप 100 के 100 की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर लें और एंड पे किसी से मल्टीप्लाई ना करें, वो भी वही है। समझ रहे हैं? अगर हमें डाटा उसने एक शेयर या एक डिबेंचर का दिया हो ना, तो हम एक शेयर या डिबेंचर की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करके टोटल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा पिछले ही क्वेश्चन में किया। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम ऐसा ही करते रहे अभी तक, हमेशा ऐसा ही किया, बात इनकी बिल्कुल ठीक है कि पहले तो एक शेयर की जो डिविडेंड या इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उसकी मार्केट वैल्यू कैलकुलेट की है, फिर उसके बाद हम क्या करते थे भला, उसे टोटल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते थे, जैसा भी आज के क्वेश्चन में किया है। लेकिन यहाँ पे हमारा एक डिबेंचर बॉन्ड की उसने वैल्यू दी नहीं दी, किसकी दी है, तो अब हम क्या करेंगे, टोटल की ही मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वो टोटल ही की आएगी, एंड में हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं किसी के साथ। फर्क समझ रहे हैं? अगर मैं आपसे कहूं 30 मिलियन शेयर की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करो, आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, पहले एक शेयर की कैलकुलेट करें, उससे 30 मिलियन से मल्टीप्लाई कर दें। दूसरा क्या तरीका है, डायरेक्ट 30 मिलियन की कर दें। ये डिपेंड करता है मैंने आपको एक शेयर की इंफॉर्मेशन दी कि नहीं दी। यहां पे अब मैंने क्या आपको एक बॉन्ड की इंफॉर्मेशन दी, नहीं दी, तो अब यहां पे आपने क्या किया, फिर टोटल ही की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर ली। क्लियर हुआ है कुछ? चलिए, तो अब मार्केट वैल्यू क्या कि 30.44, अब ऐड कर लें 169.40। अब वेटेड एवरेज, दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस 7.97, फिर दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस 0.99%, और ये आ गया 8.96%। ऐसा ही है क्या? 8.9 टीचर भाई, क्लियर? कुछ कुछ समझ आए? तो आज के इस क्वेश्चन में आपने नई चीज क्या सीखी? कोई नई चीज नहीं सीखी। टाइम जाया किया या नहीं? उस्ताद की हर बात में हानि मिलानी होती, सोच लिया करे कुछ जी। नई चीज बता, नहीं आप जब तक ये नहीं बताएंगे नई चीज क्या सीखी इस क्वेश्चन के अंदर। हाँ, लोन स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करना, जब उसने एक डिबेंचर नहीं दिया हो। वैसे कल वाले क्वेश्चन में भी तो हमने लोन डिबेंचर की प्रेफरेंस कन्वर्टेबल था, वो कन्वर्टेबल, कल कन्वर्टेबल, आज रिडीमेबल की सीख ली। ठीक है, चलिए। और ये कम डिविडेंड वाला क्वेश्चन भी तो आ गया, ये कल सीख लिया था। अच्छा, चलिए, कुछ ना कुछ हमने नई चीज सीखी जरूर है, वो अभी हमें समझ नहीं आ रही है सीखी जरूर है। वैसे एक ये इन्होंने जो पॉइंट रेज किया था वो था कि सिंगल बॉन्ड की पहले हम वैल्यूएशन करते रहे हैं,
आज हमने पूरे के पूरे बॉन्ड की टोटल की मार्केट वैल्यू की है, हालांकि तरीकाकार वही था, चलिए ठीक है। और कोई क्वेश्चन? असाइनमेंट मिल गया, आज की असाइनमेंट आपने लाजमी करनी है, कल इंशाल्लाह हमारी क्लास होगी, ठीक है। हाँ लेकिन लेक्चर अपलोड करवा दिया जाएगा, इसलिए अगर आपको आने में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू नहीं है, घर में रिलैक्स है, लेकिन लेक्चर देख जरूर लीजिएगा। और अगर आपको रोज़ा लग रहा हो तो चुप करके क्लास में आ जाए, टाइम ऐसे हाँ लगा 2-2.5 घंटे गुजर ही जाएंगे, ठीक है जी। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं, अल्लाह हाफिज़।